गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार आपका दोस्त आया हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। पहले वीडियो में मैंने बताया था कैल्शियम के बारे में, क्या क्या खाने से कैल्शियम बढ़ता है, और सेकेंड वीडियो में आया हूँ विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत करता है उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली सनसाइन विटामिन डी जो है सनसाइन विटामिन है, इसका सबसे मेजर सोर्स विटामिन डी है। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन डी। ठीक है, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोटिक फैक्टर्स पार्ट 2। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट आपके पास आया हूँ इसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो सनलाइट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, सिर्फ विटामिन डी डेफिशिएंसी को मेंटेन नहीं करता है, ये ब्रेन फंक्शन को भी मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, अपने स्किन प्रॉब्लम्स भी, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स को भी मेंटेन करता है। हड्डियाँ तो मजबूत करता ही है, कैंसर रिस्क भी बहुत सारे से बचाता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मूड अच्छा रखता है। ठीक है, और डिप्रेशन से बचाता है। ठीक है, आई हेल्थ भी अच्छा रखता है, आपके वेट लॉस में भी मदद करता है, स्लीप क्वालिटी भी अच्छा रखता है और इम्यूनिटी भी अच्छा करता है। इसीलिए बहुत सारे फ़ायदे हैं सनलाइट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन डी से। ठीक है, तो 80 to 90% जो सोर्स है विटामिन डी का, वो हमारे स्किन है उसमें एक फ़ैट होता है। आप देखिए 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल एक फ़ैट होता है। तो उस पर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, सनलाइट में यूवी रेडिएशन होता है, ठीक है, वो हमारे स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पे पड़ता है, तब जाकर कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है, विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है, जिससे 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनता है, जिसको कैल्सीडायोल बोलते हैं। और वो किडनी में जाकर 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनता है, जिसको कैल्सीट्रायोल बोलते हैं। कैल्सीट्रायोल एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 का। ठीक, उससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे आंत में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है जो हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, फिर यूरिनरी कैल्शियम भी री एब्जॉर्ब हो जाता है शरीर में। ठीक है, तो कैल्शियम रिटेन हो जाता है किडनी के थ्रू। ठीक है, और बोन मिनरलाइजेशन भी बढ़ाता है ये। ठीक है, और ये कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करता है थ्रू पाराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू मेंटेन करता है। इसीलिए 80 to 90% जो विटामिन डी का सोर्स है हमारे शरीर में, वो स्किन से बनता है सनलाइट के थ्रू। 80 to 90% सनलाइट सोर्स है। सनलाइट कैसे सोर्स है? वो स्किन में हमारे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर एक्ट करके विटामिन डी बनाता है। सिर्फ 10 से 20% जो है लिमिटेड खाने से मिलता है हम लोग का। ठीक है, तो हेयर वी प्रेजेंट द विटामिन डी, द सनसाइन विटामिन। ठीक है, तो क्या है? यूवीवी रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन है सनलाइट में, उसमें वेवलेंथ 290 to 320 नैनोमीटर है। वो अनकवर्ड स्किन, अगर स्किन कवर है तो फिर वो नहीं बनाएगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा विटामिन डी का। ठीक है, वो कन्वर्ट करता है यूवीवी रेडिएशन 290 to 320 नैनोमीटर, कन्वर्ट करता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे स्किन में है, प्रो विटामिन डी को। ठीक है, जो बाद में जाके विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म बनता है। ठीक है, तो बैठना कब है, कितना देर सनलाइट लेना है। ठीक है, तो स्किन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला है 5 से 30 मिनट ऑन एन एवरेज सन एक्सपोजर लेना चाहिए हम लोग का। कब लेना चाहिए? तो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, या डेली लेना है या वीक में 2 बार। ठीक है, हमारे फेस, हमारे आर्म, फोर आर्म, हमारे हाथ पैर, ठीक है, उसमें, और बिना सनस्क्रीन के। अगर सनस्क्रीन लेंगे तो फिर असर नहीं होगा, विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे विटामिन डी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आप एक चार्ट देख सकते हैं, बोस्टन का है, 12 से 1, 11 से 12, 12 से 1 में सबसे ज़्यादा विटामिन डी प्रोडक्शन होता है, और मई के महीने, मई जून जो गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये कैसे पता चला? तो एम्पूल्स लिया गया, ठीक है, उसमें 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को रखा गया एम्पूल्स में और सनलाइट से एक्सपोज किया गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चूँकि समर सीजन मई जून ये समय होता है, उस समय ज़्यादा होगा प्रोडक्शन विटामिन डी का, और 12 से 1, 11 से 12 के समय में। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अगर हम लोग सनलाइट अर्ली मॉर्निंग में 10 बजे से अगर पहले लेते हैं, ठीक है, और 3 बजे के बाद लेते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा विटामिन डी का, फ़ायदा नहीं होगा सनलाइट से। क्यों? क्योंकि जेनिथ एंगल जो होता है सन का, उस समय ऑब्लिक रहता है, जस्ट लाइक विंटर सनलाइट। ठीक है, तो 10 से 3 के बीच का धूप सबसे अच्छा है, 12 से 1 के बीच में सबसे अच्छा। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को हम दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ये चार्ट के स्टडी में भी दिखाया गया, बोस्टन में जो वो स्टडी हुआ वो चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो 10 से 3 के बीच का धूप लेना चाहिए। ठीक है, उस समय जेनिथ एंगल
जो अर्ली मॉर्निंग में और लेट आफ्टरनून में जेनिथ एंगल ज़्यादा ऑब्लिक होता है, जिसके कारण जस्ट लाइक विंटर सनलाइट, इसलिए विटामिन डी प्रोडक्शन कम होता है। इसीलिए 10 से 3 के बीच में हम लोग को समर टाइम के समय जो रहता है उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए लैटिट्यूड ऑफ ग्लोब है, हमारे अर्थ का ग्लोब देखिए, जस्ट लाइक स्फीयर है ये, जस्ट लाइक इस तरह नहीं लेकिन स्फीयर, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है बीच में इक्वेटर, ठीक है, यहाँ सनलाइट ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ठीक है। तो ऊपर में देखिए 30 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ, इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर 60 डिग्री, और ऊपर में नॉर्थ पोल, और नीचे में साउथ पोल, और इधर इक्वेटर से नीचे साउथ पोल, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो जेनिथ एंगल क्या होता है, ठीक है। तो जेनिथ एंगल क्या है, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। जेनिथ वहाँ देखिए अब शो किया हुआ है, एकदम वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और सन रे और जेनिथ जो लाइन है उसके बीच में जो एंगल है वो सोलर जेनिथ एंगल, ब्लैक एरो से शो किया हुआ है, रेड कलर से सोलर जेनिथ एंगल लिखा, वो एंगल है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए एक बार ये एक आदमी खड़ा है अर्थ पे, वो जेनिथ एंगल वर्टिकल लाइन, सबसे जो ऐसे वर्टिकल लाइन है, जेनिथ लिखा हुआ, और सनलाइट तो ऐसे, सनलाइट इधर है, देखिए ये अर्थ, ये है अर्थ, सनलाइट इधर से आ रहा है, और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये सनलाइट और ये वर्टिकल, तो ये एंगल बीच का ये जो एंगल हुआ ये जेनिथ एंगल, ठीक है। तो अब इसका असर क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो इससे लैटिट्यूड देखिए, ठीक है। तो 33 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वाले लोग, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ, और 33 डिग्री साउथ से नीचे वाले लोग, ठीक है। तो इस समय विंटर के समय बहुत ही कम विटामिन डी बनता है सनलाइट से, ठीक। और नॉर्थ और साउथ में जो रहते हैं पोल की तरफ, उधर तो 6 महीना सनलाइट जाता ही नहीं है, तो इसके कारण 6 मंथ्स वहाँ विटामिन डी प्रोडक्शन लगभग नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ, फार नॉर्थ और फार साउथ, बहुत नॉर्थ पोल के करीब और साउथ पोल के करीब जो रहते हैं, उनको विटामिन डी रिच फूड्स खाना पड़ता है, क्योंकि सनलाइट से कुछ भी प्रोडक्शन होता नहीं है वहाँ विटामिन डी से, क्योंकि जेनिथ एंगल बहुत ज़्यादा ऑब्लिक है वहाँ, ठीक है। तो उनको विटामिन डी रिच फूड खाना है, जैसे वेल, वाइली फिश, सी ब्लबर, पोलर बियर लीवर, वेल ब्लबर और लीवर जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन डी रहता है। तो ब्लबर क्या है, ठीक है, ब्लबर है थिक लेयर ऑफ फैट लेयर, एडिपोज टिश्यू का लेयर, जो वेल्स के स्किन के अंडर रहता है और अदर मैराइन मैमल्स में रहता है। देखिए इनुइट डिश एक होता है जो वेल ब्लबर से बनता है, वो खाने से अच्छा होता है, ठीक है। तो विटामिन डी बढ़ता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड का असर आप देखिए यहाँ पर, सोलर जेनिथ एंगल वो है एंगल मेड बाय द सनलाइट विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये जो एंगल है जेनिथ एंगल बढ़ता है कहाँ कहाँ, जब लैटिट्यूड बढ़ता है 33 डिग्री से ऊपर और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से नीचे, ठीक है। मतलब लैटिट्यूड जब बढ़ेगा हाई एल्टीट्यूड पे, अर्ली मॉर्निंग में सुबह के समय 10 बजे के पहले, और लेट आफ्टरनून में 3 बजे के बाद, और विंटर के मंथ्स में एंगल इंक्रीज करता है जेनिथ एंगल, और इसलिए जो अमाउंट ऑफ यूवीबी रेडिएशन है जो अर्थ पे आता है वो कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, अर्ली मॉर्निंग में, लेट आफ्टरनून में और विंटर के मंथ में, ठीक है। तो इसके कारण जो यूवीबी रेडिएशन जो अर्थ पे आता है वो कम हो जाता है, और इसीलिए यूवीबी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन लेयर से, और इसीलिए जो विटामिन डी प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड, फिर उसके बाद ये फार नॉर्थ और साउथ में जो रहते हैं उनको ब्लबर, वेल ब्लबर, विटामिन डी रिच फूड खाना पड़ेगा, नहीं तो विटामिन डी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होता है। 6 महीना तो कुछ भी नहीं होता जब सनलाइट बहुत कम पहुंचता है, ठीक है, विंटर सीजन के समय। तो ये चार्ट आपको दिखा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो ऊपर वाले ए और सी चार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं, और बी और डी जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में 12 से 1 के बीच का जो समय है उस समय सनलाइट ज़्यादा होता है, उस समय सनलाइट में एक्सपोज होने से ज़्यादा स्किन में विटामिन डी प्रोडक्शन होगा, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप रहिए या साउदर्न हेमिस्फीयर में रहिए, ठीक है। लेकिन बात क्या है, समर सीजन जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें हम लोग इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग हैं, तो मई जून जुलाई इस समय समर सीजन रहता है, इस समय ज़्यादा प्रोडक्शन होगा सनलाइट लेने से, ठीक है, विटामिन डी का। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें समर सीजन होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस समय। तो उस समय दिसंबर से मार्च के बीच में सनलाइट आप देख सकते हैं ग्राफ में शो किया हुआ है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लोग रहते हैं, चूँकि समर सीजन दिसंबर से मार्च के बीच में होता है तो उस समय ज़्यादा प्रोडक्शन है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो हम लोग इंडिया जहाँ रहते हैं, ठीक है, तो उसमें मई जून जुलाई उस समय
ज़्यादा प्रोडक्शन होगा विटामिन डी का, ठीक है। तो ये है चार्ट, और टाइम को शो कर रहा है जो 12 से 1, सीज़न समर सीज़न, और लैटिट्यूड जो इक्वेटर से जितने नज़दीक रहेंगे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होगा विटामिन डी का, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, ऊंचाई, ठीक है, जो पहाड़ पे रहते हैं, तो क्या असर करता है सनलाइट प्रोडक्शन से? हाँ, करता है। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा ऊंचाई रहे जो पहाड़ पे रहते हैं लोग, तो पाथ लेंथ शॉर्टर होता है यूवीबी रेडिएशन सनलाइट का, जिससे कारण यूवीबी रेडिएशन को कम ट्रेवल करना पड़ता है, और स्किन से जो प्रोडक्शन विटामिन डी का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंडिया का मैप है, ये देखिए, इंडिया और नेपाल का। आगरा 27 डिग्री नॉर्थ, काठमांडू 27 डिग्री नॉर्थ, और माउंट एवरेस्ट भी 27 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। लेकिन माउंट एवरेस्ट में जो आदमी रहेगा, माउंट एवरेस्ट के पास जो बेस कैंप में भी रहेगा, विटामिन डी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। आप देखिए, तीनों एक ही लैटिट्यूड में है, लेकिन जो आगरा का एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है सी सरफेस से 169 मीटर, काठमांडू का 1400 मीटर, और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जो है उसका 5300 मीटर, ठीक है, बेस कैंप है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में, ठीक है। तीनों 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, एक ही लैटिट्यूड में है। और अगर सेम मंथ में सेम लैटिट्यूड पे विटामिन डी प्रोडक्शन अगर चेक किया गया, तो उसमें पाया गया जो माउंट एवरेस्ट में लोग बेस कैंप में भी हैं, उनका 5 गुना ज़्यादा विटामिन डी प्रोडक्शन हुआ जो आगरा में है, सेम लैटिट्यूड पे है, ठीक है, सेम मंथ में किया गया, ठीक है। इसीलिए एल्टीट्यूड से असर पड़ता है। देखिए, ये चार्ट में भी अच्छा शो किया हुआ, आगरा में जो विटामिन डी प्रोडक्शन है बहुत कम, और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में, जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में 5 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू आगरा सेम मंथ में, ठीक। अब चलते हैं हम लोग ग्लास, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो भाई घर में विंडो से सनलाइट लेते हैं, तो उससे क्या प्रोडक्शन होगा विटामिन डी का? तो नहीं, आइए चलिए देखते हैं, नहीं होगा उससे प्रोडक्शन, कोई विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये जो बच्ची है सनलाइट ले रही है उधर से, उससे कोई विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ग्लास, प्लेक्सी ग्लास, प्लास्टिक्स, वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवीबी रेडिएशन को, और स्किन से प्रोडक्शन इसलिए नहीं होता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक। सो एक्सपोजर टू सनशाइन इंडोर्स, सनशाइन से अगर घर के अंदर खिड़की से ले रहे हैं तो कोई भी विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं होगा, नो विटामिन डी प्रोडक्शन, ओके। अब चलते हैं एयर पॉल्यूशन, जैसे दिल्ली में हमारा बहुत सारा पॉल्यूशन है, तो उससे भी असर होता है। क्या असर होता है, चलिए देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, एयर पॉल्यूशन से, इसके चलते इतना ये सब गैस रहते हैं बहुत सारे सिटीज़ में, लॉस एंजलस, सैन डिएगो, हमारे दिल्ली में भी, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं सोलर यूवी रेडिएशन को। इसी कारण जो विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है सनलाइट से, वो कम हो जाता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड से भी सेम असर है, वो होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन, जिसके कारण कम लैटिट्यूड वाले लोग के पास भी यूवी रेडिएशन कम पहुंचता है, और विटामिन डी प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। अब सन स्क्रीन का क्या असर है, ठीक है, सन स्क्रीन का क्या असर है विटामिन डी का, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ये मैडम आप देख रहे हैं, वो सन एक्सपोज करके, स्किन को एक्सपोज करके बैठी हैं, तो इससे अच्छा बनना चाहिए, विटामिन डी प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन ये SPF 30 से अधिक लगाकर बैठी हैं, इसलिए वो 30 से अधिक वाला जो सनस्क्रीन रहता है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो 95 to 98% सोलर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए अगर हम लोग SPF सनस्क्रीन जिसका SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 या 30 से अधिक हो, तो वो हमारे स्किन का विटामिन डी प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो 95 to 98% कम कर देता है, ठीक है। अगर 8 SPF के साथ भी लगाए, उससे ज़्यादा वो भी ब्लॉक करता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सब कोई मैक्सिमम लोग अच्छे से सनस्क्रीन नहीं लगाते, या सब जगह एक्सपोज एरिया में नहीं लगाते हैं, तो फिर भी हो जाता है मोटा मोटी स्किन प्रोडक्शन हम लोग कर लेता है स्किन से विटामिन डी प्रोडक्शन, ठीक है। तो लेकिन अगर ज़्यादा भी सनलाइट नहीं लेना है, अगर 30 मिनट से ज़्यादा लेते हैं, और अगर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और सनस्क्रीन कुछ भी लगा के नहीं बैठे, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे, तो स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। इसीलिए बोला जाता है SPF 15 के करीब आप लगाइए या उससे अधिक, ठीक है। आप देखिए, स्टडी किया गया, उसमें जो सनस्क्रीन जो लगाते थे, लॉन्ग टर्म सनस्क्रीन यूजर्स जो थे, तो उनमें विटामिन डी 20 नैनोमोल पर लीटर से कम पाया गया। इसीलिए बहुत ज़्यादा भी सनस्क्रीन और SPF ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। SPF जिसका ज़्यादा हो 30 या 30 से अधिक, वो नहीं लगाना चाहिए, 15 के करीब चलेगा, ठीक है। कुछ देशों में टैनिंग बेड्स हैं, 2 to 6% यूवीबी रेडिएशन इमिट करते हैं, तो पहले ये यूज़ किया जाता था विटामिन डी के लिए, प्रोडक्शन फ्रॉम द स्किन,
लेकिन अब ये चूंकि इसका कोरिलेशन पाया गया स्किन कैंसर के साथ, कंफर्म किया गया है, इसीलिए ये बैन हो गया बहुत सारे कंट्रीज़ में, ठीक है। अब चलते हैं, एज का कुछ असर होता है कि नहीं सनलाइट प्रोडक्शन में? तो होता है, जवाब है हाँ। एज से क्या होता है, वो विटामिन डी का जो प्रोडक्शन स्किन से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन में जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, जो जिस पे सनलाइट पड़ता है और विटामिन डी प्रोडक्शन होता है, वो कम हो जाता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एज के साथ। तो स्टडी एक पाया गया, तो जो 20 से 30 ईयर्स के जो एडल्ट थे उसमें 3 गुना ज़्यादा आपको पाया गया विटामिन D3 एज़ कम्पेयर टू 60 से 80 साल वाले लोगों में, ठीक है। तो आप देखिए चार्ट में, ठीक है, विटामिन डी का इंडक्शन ओल्ड में कम पाया गया, और एल्डरली में जो एडल्ट्स थे 20 ईयर्स के करीब उसमें ज़्यादा पाया गया। जो विटामिन डी प्रोडक्शन भी है वो भी एडल्ट्स में 3 गुना ज़्यादा पाया गया, ठीक है, स्टडी में, ठीक। टैनिक बेड में रख कर, उसको टैनिक बेड में रख कर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो 3 गुना ज़्यादा एडल्ट्स में प्रोडक्शन हुआ विटामिन डी का एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, जो एज़ कम्पेयर टू ओल्ड जो 60 से 80 साल है उसका, ठीक है, ये चार्ट में है। अब चलते हैं मेलानिन का पिगमेंट जो हमारे शरीर में स्किन में रहता है, मेलानिन पिगमेंट, जिससे कोई गोरा होता है, काला होता है, तो उसका कुछ प्रोडक्शन विटामिन डी प्रोडक्शन पर असर होता है कि नहीं सनलाइट से? तो होता है, जवाब है हाँ। कैसे? देखिए, ये लेफ्ट साइड में वाइट लेडी हैं और राइट साइड में हमारे एक ब्लैक मेल है। तो वाइट पीपल जो होता है उसमें मेलानिन कम होता है, स्किन में जो मेलानिन कम होता है उससे क्या होता है, जो विटामिन डी प्रोडक्शन है वो सिंथेसाइज कम होता है, ठीक है। और कम जो वाइट पीपल उसमें मेलानिन कम होता है, और इसलिए बहुत ही कम सन एक्सपोजर से उनमें विटामिन डी प्रोडक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो गोरे लोग होते हैं उनमें 10 मिनट से 30 मिनट एक्सपोजर लेने से ही बहुत ज़्यादा विटामिन डी प्रोडक्शन होता है। मैं रिपीट करूँगा, जो गोरे लोग होते हैं उसमें मेलानिन कम होता है, जिसके कारण विटामिन डी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही कम सनलाइट से, ठीक है। और जो काले लोग होते हैं, डार्क पीपल होते हैं, उसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनका जो स्किन का एबिलिटी रहता है प्रोडक्शन करने का विटामिन डी बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण उनको सनलाइट में बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है सेम इफेक्ट आने के लिए। क्यों? क्योंकि मेलानिन जो है हमारे शरीर में वो नेचुरल सन स्क्रीन की तरह काम करता है, जो एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्ट जिसका 290 से 700 नैनोमीटर रहता है, वो एब्जॉर्ब करता है यूवीबी रेडिएशन और विटामिन डी प्रोडक्शन रोकता है। इसीलिए गोरे लोग में विटामिन डी प्रोडक्शन कम सनलाइट लेके भी ज़्यादा हो जाता है, और जो काले लोग रहते हैं उसमें ज़्यादा सनलाइट लेना पड़ता है सेम विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें पाया गया कि जो एडल्ट वाइट्स हैं स्किन टाइप 2 और ब्लैक और स्किन टाइप 5 जो है, दोनों को सेम यूवीबी रेडिएशन दिया गया टैनिंग बेड में, ठीक है। तो वाइट में जो एडल्ट्स उसमें 30 गुना ज़्यादा विटामिन डी प्रोडक्शन हुआ, और ब्लैक एडल्ट्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट उस तरह इंक्रीज नहीं मिला, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मसाई ग्रुप के लोग हैं जो आउटडोर ही रहते हैं, मतलब बाहर में ही रहते हैं थ्रू आउट द ईयर डेली, तो सनलाइट ज़्यादा एक्सपोज होता है, इसलिए विटामिन डी उनमें 46 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के अप्रॉक्स पाया गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हुआ, ठीक है, जो कि अच्छा है, ठीक है। और ऑर्डर है हम लोग विटामिन D3 लेवल के बारे में, ठीक है। तो 30 नैनोमोल पर लीटर से कम और 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम अगर रहता है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रहता है, ठीक है, जिसके कारण बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमालासिया हो सकता है, ठीक है। 32 लेस देन 50 नैनोमोल पर लीटर, ठीक है, और 12 टू लेस देन 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ये भी इनएडिक्वेट, प्रॉपर सफिशिएंट नहीं है बोन और ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में। और 50 या 50 से अधिक नैनोमोल पर लीटर, या ग्रेटर देन मतलब 20 या 20 से अधिक, वो एडिक्वेट माना जाता है विटामिन डी का कंसंट्रेशन को ओवरऑल हमारे हड्डियों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हेल्दी इंडिविजुअल्स में, ठीक है। और 125 नैनोमोल पर लीटर से अधिक और 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अधिक अगर होता है शरीर में विटामिन डी कंसंट्रेशन, तो ये पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, पार्टिकुलरली अगर 150 नैनोमोल पर लीटर या 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से, तो ये ख़राब कर सकता है, हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है हमारे शरीर को, ठीक है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सनलाइट तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, 80 to 90% सनलाइट से विटामिन डी रहता है, कैसे लेना वो भी बताया मैंने। अब फूड क्या क्या खाना जो 10 to 20% लिमिटेड सोर्स है वो भी देख लें। एक
रन थ्रू देख ले, एग योल्स है, कैंड फिश है, फोर्टिफाइड मिल्क है, वाइली फिश है, मार्गरीन, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कॉड लिवर वाइल, फैटी फिश, मशरूम मिल्क, सार्डिन्स, हेरिंग फिश, सोया मिल्क, टोफू, ऑरेंज जूस, फूड फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्टिफाइड सीरियल जिसमें मिला हुआ रहता है विटामिन डी, ठीक है। सालमन फिश, लीवर, चीज़, योगर्ट, ट्राउट फिश, ठीक है, डेयरी और फोर्टिफाइड सोया प्रोडक्ट्स और ठीक है विटामिन डी सप्लीमेंट्स। तो चलते, ये तो एक रफ नॉलेज है, डिटेल में जाते कौन सा अच्छा सोर्स है कौन सा खराब सोर्स है, ठीक है। जैसे पहला है कॉड लिवर वाइल। कॉड लिवर वाइल का टैबलेट्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें हम लोग डोज क्या है, एडल्ट्स और चिल्ड्रंस में ओवर एडल्ट और चिल्ड्रन ओवर 12 ईयर्स, जो 12 साल से अधिक के चिल्ड्रंस हैं या एडल्ट्स हैं, एक कैप्सूल डेली लेना है। एक कैप्सूल में 10 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन डी रहता है। बहुत अच्छा सोर्स। अब देखिए सी कॉड, टाटा कॉड लिवर में बहुत से ब्रांड नेम 7 सीज हैं, ये सब बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी सप्लीमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो वो सब जगह में जहाँ सनलाइट कम रहता है वहाँ लेना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। फैटी फिश मछली, ये सब मछली, सैल्मन फिश, ट्राउट, मैकेरल और हेरिंग फिश मछली जो होते हैं उससे भी विटामिन डी के अच्छे सोर्स हैं, ठीक है। सालमन फिश जो है 99 ग्राम ऑफ कुक्ड सालमन जो 99 ग्राम है उसमें 600 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी रहते हैं, ठीक है। ट्राउट 3 आउंसेस, 1 आउंस में मैंने बताया था 28.35 ग्राम होता है, ठीक है। तो उसमें इंटू 3 कर लीजिए, 3 आउंसेस सर्विंग में 645 इंटरनेशनल यूनिट या 15.7 ग्राम ऑफ विटामिन डी रहता है, ठीक है, ट्राउट फिश। फिर है मैकेरल फिश, 100 ग्राम में 1006 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी रहता है, ठीक है। हेरिंग फिशेस 100 ग्राम में 114 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी रहता है, ठीक है। ये हुआ फिशेस। तो फिशेस सालमन फिश, ट्राउट फिश, मैकेरल फिश, हेरिंग फिश, ठीक है। अब चलते हैं मशरूम्स। मशरूम्स बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, विटामिन डी का। इसमें फाइबर और प्रोटीन भी रहते हैं और पोटासियम भी प्रचुर मात्रा में रहता है, ठीक है। तो ये एक प्लांट बेस्ड है, हम लोग तो एनिमल प्रोडक्ट्स देखा, फिश एक प्लांट बेस्ड में ये बेस्ट है और फोर्टिफाइड मिल्क को छोड़ दिया था तो ये अच्छा अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो ये भी अगर लाइट में अगर एक्सपोज करके ग्रो किए हुए हैं, ठीक है, तो ये विटामिन डी बनाते हैं। विटामिन एक्चुअली जो प्लांट सोर्स मशरूम से विटामिन विटामिन D2 बनाते हैं, ठीक। और एनिमल्स जो रहते हैं विटामिन D3 बनाते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड मशरूम्स जो रहते हैं और मशरूम जो यूवी लाइट को एक्सपोज करके ग्रो होते हैं उसमें ज़्यादा विटामिन डी होता है एज कम्पेयर, किससे कंपेयर करें, जो कमर्शियली ग्रो करते हैं फैक्ट्री में वो जो डार्क में ग्रो होते हैं उससे ज़्यादा होता है। तो जिसको यूवी लाइट का प्रोडक्शन यूवी लाइट एक्सपोज करके ग्रो किए हुए हैं, ठीक है, नेचुरली जो वाइल्ड मशरूम्स रहता है, ठीक है। तो यूवी एक्सपोज मशरूम में 100 ग्राम ऑफ मशरूम में 1276 इंटरनेशनल यूनिट आपका विटामिन डी रहता है, ठीक है। तो गुड सोर्स है अगर यूवी लाइट से एक्सपोज करके ग्रोथ के समय एक्सपोज हुए तब, ठीक है। इसमें एर्गोस्टेरॉल रहता है मशरूम में जो कन्वर्ट होकर विटामिन D2 बनते हैं, ठीक है। तो जो भी कमर्शियली ग्रोन है फैक्ट्री में जो ग्रो होते हैं वो विटामिन डी कम रहता है उसमें, क्योंकि उसमें वो डार्क में ग्रो होते हैं, ठीक है, ठीक है। मिल्क भी अच्छा प्रोडक्ट है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स आ गया है जिसमें विटामिन डी मिला हुआ रहता है, फोर्टिफाइड मिलाकर बनता है, ठीक है। मेरी डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क और योगर्ट में जिसे विटामिन डी में मिलाकर बनते हैं वो सब लेने से विटामिन डी का अच्छा सोर्स रहेगा। नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स भी है जैसे सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, ठीक है। फोर्टिफाइड मिल्क जो रहता है उसमें टिपिकली 3 माइक्रोग्राम मतलब 120 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी रहता है पर कप। और नॉन डेयरी अल्टरनेटिव जो सोया मिल्क, आलमंड ऑयल मिल्क और ओट मिल्क में 2.5 to 3.6 माइक्रोग्राम पर 1 कप, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ ब्रांड्स जो हैं फोर्टिफाइड मिल्क के और नॉन डेयरी मिल्क के, ठीक है, उसमें शुगर रहते हैं, तो प्लीज़ चेक द लेवल ऑफ शुगर। अगर शुगर है नहीं लीजिए, या ज़्यादा शुगर है नहीं लीजिए, लो शुगर कम शुगर रहने पे लेना है, ठीक है, या शुगर ना रहे, नो शुगर, वो सबसे अच्छा है। योगर्ट भी है अच्छा सोर्स जिसमें फोर्टिफाइड रहता है, विटामिन डी 2 to 3 माइक्रोग्राम, ठीक है, आपका विटामिन डी रहेगा पर सर्विंग। विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स भी रहता है आजकल, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, और 10% सीरियल्स फोर्टिफाइड विद 10% रिकमेंडेड RDS है, उसमें 2 माइक्रोग्राम 80 इंटरनेशनल यूनिट रहता है पर 1 कप सर्विंग में, ठीक है।
तो उसमें भी एडेड शुगर रह सकता है, चेक कीजिए लेवल को फिर लीजिए, ठीक है। एग योल्क मैंने बोला था विटामिन डी का सोर्स, लेकिन बहुत अच्छा सोर्स नहीं है। एक लार्ज एग योल्क में 40 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रहता है, लेकिन ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, ठीक है। अब डेली नीड्स के लिए इस पर रिलाई नहीं करना, और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है 26.71%, इसीलिए एग योल्क पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। आपका फैट ज़्यादा इसमें है, इसीलिए आपको नुकसान कर सकता है एग योल्क पे, ठीक है। सो एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ आप देखिए बहुत सारा अच्छा सोर्स है। कॉड लिवर ऑयल, ट्राउट फिशेस, साल्मन फिशेस, मशरूम, मिल्क है जो फोर्टिफाइड रहता है, सोया मिल्क, नॉन डेयरी अल्टरनेटिव्स मिल्क, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ओल्ड मिल्क, ठीक है। फिर सीरियल्स फोर्टिफाइड रहता है, ठीक है। सार्डिंग्स फिश है, एग भी है, ठीक है। लीवर, बीफ, टूना फिश, बहुत सारे अच्छे सोर्स है, ठीक है। एक बार फिर से समराइज कर लें। वाइली फिश, साल्मन, ट्राउट, मैकरल, हेरिंग, एग योल्क, मील ओफल एग्जाम्पल जो एडिबल इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं इन मेल्स के, जैसे बीफ लिवर, फैटी फिश, साल्मन, मैकरल, सार्डिंग्स, रेड मीट, ठीक है। मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, फोर्टिफाइड मार्गरीन्स, फ्रूट जूसेस और ब्रेकफास्ट सीरियल्स, और विटामिन डी बायोफोर्टिफाइड एग्स भी रहते हैं। रिड्यूस्ड फैट चीज़ जिसमें फैट कम किया हुआ रहता है, और मशरूम्स, ठीक है। ये रिवाइज किया हमने, ठीक है। तो एज पर नेशनल ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, RDA, ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कितना अलाउड हम लोग लेना है एडेक्वेट 97 to 98% लोगों में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आप पहले देख लीजिए RDA का डेफिनेशन क्या है। एवरेज डेली लेवल ऑफ इनटेक, एवरेज कितना हम लोग को विटामिन डी लेना है जो सफिशियंट है 97 to 98% हेल्दी इंडिविजुअल्स के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वो RDA है, ठीक है। 50% को जो रिक्वायरमेंट हेल्दी इंडिविजुअल्स को पूरा करने के लिए वो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है, और टॉलरेबल अपर लेवल इनटेक लेवल है, मतलब मैक्सिमम उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो फिर नुकसान कर सकता है। तो तीन चीज़ें RDA जो 97-98% न्यूट्रिएंट लेवल मेंटेन कर, रिक्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए, एवरेज लेवल, डेली लेवल ऑफ इनटेक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं RDA कितना है। RDA, ठीक है, तो 0 से 12 मंथ्स में 400 इंटरनेशनल यूनिट मेल फीमेल दोनों में, ठीक है। 1 से 13 ईयर्स में भी मेल फीमेल दोनों में 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस, ठीक है। 14 to 18 ईयर्स में भी 600 इंटरनेशनल यूनिट मेल फीमेल प्रेगनेंसी लैक्टेशन सब में, ठीक है। 19 to 50 ईयर्स 600 इंटरनेशनल यूनिट सब में, मेल फीमेल प्रेगनेंसी लैक्टेशन सब में। 51 to 70 ईयर्स में भी 600 इंटरनेशनल यूनिट, और 70 ईयर से अधिक होता है तो 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। अब टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, इससे अगर अधिक लेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो 0 to 6 मंथ्स में 1000 इंटरनेशनल यूनिट मेल्स फीमेल्स दोनों में, 7 to 12 मंथ्स में 1500 इंटरनेशनल यूनिट मेल फीमेल्स दोनों में, 1 to 3 ईयर्स 2500 इंटरनेशनल यूनिट, 4 to 8 ईयर्स 3000 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 9 to 18 ईयर्स में 4000 इंटरनेशनल यूनिट मेल फीमेल्स प्रेगनेंसी लैक्टेशन, और 19 से ज़्यादा में से अधिक में 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, ठीक है। एज पर हेल्थ कनाडा में भी ये सब लेवल आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सेम ही है। ये RDA बताया मैंने, ठीक है। सो हियर कम्स टू एन एंड। हम विटामिन डी के सोर्सेज को देखें, हमने जाना कि सनलाइट बहुत अच्छा सोर्स है, 5 मिनट से 30 मिनट तक डिपेंडिंग ऑन द स्किन एंड अदर फैक्टर्स के डिपेंड करके हम लोग सनलाइट लेना है, और प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके, ठीक है। सन स्क्रीन SPF 30 से ऊपर भी नहीं लेना है, 8-15 के करीब लेने से ठीक रहेगा SPF, ठीक है। तो मैंने बताया सनलाइट और अदर सोर्सेज ऑफ द फूड जो विटामिन डी में रिच होते हैं, तो आपने जाना। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो। पार्ट 3 में हम अदर सोर्सेज ऑफ जो सोर्स होते हैं जिसको खाने से, जैसे पोटासियम, प्रोटीन, विटामिन के, वो सब उसके बारे में बताऊंगा, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और एक्सरसाइजेज और हिप प्रोटेक्शन के बारे में कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अदर मेजर्स जिससे हड्डियां ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होने से बच सकती हैं, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू। आई एम डॉक्टर रविशंकर कुमार, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। जय हिंद, जय भारत।